मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद कर रहे हैं जहां स्वस्थ हैं और विश्व की घटना से अपने आप को जोड़े हुए हैं। आज जिस टॉपिक पे हम आए हुए हैं, ये पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूक्रेन संकट क्या एक बार फिर से विश्व जो है तृतीय विश्व युद्ध की ओर कदम बढ़ा चुकी है? क्या पूरा विश्व के ऊपर परमाणु खतरा मंडरा रहा है? क्या एक बार हम लोग फिर से पहले के जमाने में प्रवेश करने वाले हैं? क्या पूरे विश्व में तबाही मचने वाली है? इन सब बातों का हम लोग गहराई से यहां विश्लेषण करेंगे और जड़ तक जाने का कोशिश करेंगे और यह समझने का कोशिश करेंगे कि आज जो संकट खड़ा हुआ है, इस संकट के पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, उसके बाद की स्थिति क्या हुई और वर्तमान में क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। इन सब बात को लेकर के आज मैं अवतार सर आप लोग के बीच हाजिर हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अंत तक जुड़े रहेंगे ताकि इस समस्या को लेकर के सबसे बड़ी बातें जो उभर के सामने आ रही है कि एक बार विश्व जो है फिर से दो भागों में बंट सकता है। तो जब विश्व दो भागों में बंटेगा तो हम लोगों का क्या स्टैंड होगा, इस पर भी अगर गहराई से अगर इसकी पृष्ठभूमि को नहीं जानेंगे तो फिर हम किसी बहकावे में आकर, किसी की बातों में आकर के हम भी एक गलत स्टैंड ले सकते हैं। तो पहले सच्चाई को पर्दाफाश करना जरूरी है कि यह जो संकट उभर कर सामने आया है, यह क्यों आया है, किसके द्वारा लाया गया है, किस परिस्थिति में लाया गया है, इसका पूरा A to Z हिस्ट्री हम आपको बताने वाले हैं। और जो लोग बिल्कुल अपने आप को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से अलग रखते हैं, वे लोग भी, और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, उनको बिल्कुल ABC का नॉलेज नहीं है ना, वो लोग भी इस वीडियो को देख करके सच्चाई से भली भांति अवगत हो सकते हैं। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और ले चलते हैं आपको और वर्तमान समस्या यूक्रेन संकट की ओर। अगर इस यूक्रेन संकट के बारे में जानना है तो अभी तक आप ये समझ रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है और वह यूक्रेन जो कभी रूस का भाग था, ठीक है, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस जो टूटा उससे एक देश अलग हुआ था, वो था यूक्रेन। और भी बहुत सारे अलग हुए थे, उसमें से एक यूक्रेन भी अलग हुआ था। तो फिर अचानक ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि रूस को यूक्रेन पर अटैक करना पड़ा? इसको लेकर जितनी में उतनी बातें हो रही है ना। अगर इसको शॉर्टकट में बताएं तो आप यही समझ सकते हैं, शॉर्टकट में जैसे लोग चर्चा कर रहे हैं कि यूक्रेन पर अमेरिकी दबदबा बढ़ता जा रहा था और यह रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन पर अमेरिकी दबदबा बढ़े। इस वजह से यूक्रेन के विदेश नीति में रसिया ने हस्तक्षेप करके उस पर अटैक किया है। बहुत हद तक यह बातें सही है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है। आपको यह जानना होगा कि अगर यूक्रेन में अमेरिका मदद कर रहा है या अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हो रहा है तो इससे रसिया को क्या प्रॉब्लम होगा? ये बातें हैं। अगर प्रॉब्लम होगा तो हस्तक्षेप क्यों नहीं करेगा, अटैक क्यों नहीं करेगा, इस बात को भी जानना है। ठीक है, तो पहले हम यह बताने का कोशिश करेंगे, इस समस्या को अगर भली भांति समझना है तो रूस के इतिहास पर चलते हैं। रूस में जैसा कि आप जानते हैं कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था और इस क्रांति के द्वारा वहां पर लेनिनवादी साम्यवादी सरकार की स्थापना हुआ। साम्यवादी विचारधारा के आधार पर विश्व जो है दो भागों में बंट जा रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। 1910 के दशक में, मतलब आप ये समझ सकते पूंजीवाद के उदय के बाद में, है ना, विश्व में एक नया वाद आया जिसका नाम है साम्यवाद और उस साम्यवाद को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना रूस। और यह साम्यवादी शासन स्थापित हुआ जिस क्रांति के द्वारा रूस में, उसी क्रांति का नाम है बोल्शेविक क्रांति। तो रूस में 1917 में हुई क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। बिल्कुल आप लोग गंभीरता पूर्वक मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि यदि सच्चाई से आप रूबरू नहीं हुईएगा तो थोपे हुए विचार को आपको मानना पड़ेगा और फिर जैसा जैसा दुनिया घुमाएगा वैसे हम लोग घूमते जाएंगे। एक अपना भी विचारधारा होना चाहिए, मेरा यह मानना है। इस वीडियो को बनाने के पीछे कतई मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, बस एक ही उद्देश्य है कि आप सबको जानकारी दे, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताएं और उसके बाद आप एक विचारधारा को अपनाइए, फिर देखिए क्या सही डिसीजन और क्या गलत डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, अंत में यह भी आपको बताएंगे कि यदि तृतीय विश्व युद्ध होता है या रूस और अमेरिका के बीच होता है तो क्या हो सकता है ना। इन सारी बातों को भारत
को किधर से होना चाहिए, रूस के तरफ से, यूक्रेन की तरफ से, तटस्थ रहना चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी होगी। ठीक है, तो 1917 में रूस में जो क्रांति हुआ वो बोल्शेविक क्रांति हुआ और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम निरंकुश तंत्र, अभिजात वर्ग और चर्च की शक्ति का अंत हो गया। उस समय जारशाही शासन व्यवस्था था, उसका अंत हो गया। जार के राज्य का अंत कर उसे सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ में बदल दिया गया 1917 में। राज्य की आर्थिक नीतियों को समाजवादी आदर्शों के माध्यम से चलाने का प्रयास किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आर्थिक नीतियों पर समाजवाद का पूरा वर्चस्व हो गया। यानी समाजवाद, सिंपल समझिएगा, समाजवाद का मतलब होता है कि कोई भी संपत्ति जो होती है ना, वो देश की होती है और देश अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसका उपयोग करता है। आपका श्रम आपके क्रम में जोड़ दिया जाता है तो व्यक्तिगत पूंजी बन जाता है। मतलब आपने कोई काम किया, इस पेन बनाने को आपने पेन बनाया यानी श्रम लगाया, तो ये पेन आपका होगा। लेकिन वही साम्यवादी और समाजवादी, खासकर साम्यवादी देशों का कहना है कि ठीक है, आपने ये पेन बनाया, अच्छी बात है, लेकिन इस पेन बनाने के लिए आपको एनर्जी किसने दिया, आपको जीवन किसने दिया, ये पेन देश हित में प्रयोग होगा। अब देश को किसको देना है यह देश तय करेगा, ना कि पेन बनाने वाला व्यक्ति तय करेगा। बात समझ गए? तो इस तरीके के विचारधारा। बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस के सम्राट यानी जार को अपदस्थ कर दिया गया था और व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता संभाल ली। ठीक है, 1917 के बोल्शेविक क्रांति हुआ, उसके बाद किसने सत्ता संभाली? व्लादिमीर लेनिन ने। सत्ता संभालते ही लेनिन को तत्काल गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। इस गृह युद्ध को बोल्शेविक विरोधी श्वेत मोर्चा या व्हाइट मूवमेंट भी कहते हैं। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों की लाल सेना ने ऐसे कई राज्यों पर अपना कब्जा जमा लिया जिन्होंने रूस की क्रांति के दौरान जार के पतन का फायदा उठाते हुए खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। जब जार पर अटैक होता है तो इस दौरान बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जो अपने आप को क्या कर दिए थे? स्वतंत्र कर दिए थे। रूस में, ध्यान दीजिएगा, यहां से कहानी टर्न लेगा। उसके पहले 1922 के पहले रूस था, लेकिन रूस में दिसंबर 1922 को बोल्शेविकों की लाल सेना की पूर्ण जीत के बाद लेनिन ने 15 स्वतंत्र गणराज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया जिसका नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ अर्थात यूएसएसआर, सोवियत संघ या सोवियत रूस रखा गया। सोवियत संघ में जिन 15 स्वायत्त गणतंत्र राज्यों को शामिल किया गया उनमें रूस, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 15 को क्या किया गया? सोवियत संघ में मिला लिया गया, है ना। इस तरीका से इसको मैप पे भी देखें तो ये रूस है और ये 15 को जो देश है, आप नक्शा के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। इसमें आपको यही देखना है, ये जो 6 नंबर यहां दिखाई दे रहा है यही यूक्रेन है ना, यही यूक्रेन है। तो 1922 में सबको मिलाकर के क्या बना दिया जाता है? सोवियत संघ बना दिया जाता है। सोवियत संघ के निर्माता व्लादिमीर लेनिन की वर्ष 1924 में मृत्यु हो जाती है और उनके मरने के बाद स्टालिन ने सत्ता की बागडोर संभाल ली। लेनिन के बाद कौन आते हैं? स्टालिन साहब आते हैं। स्टालिन ने सत्ता संभालने के बाद अपने शासनकाल में सोवियत संघ में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की शुरुआत कर एक केंद्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाई। यहां ध्यान देना है, विकेंद्रीकृत नहीं, केंद्रीकृत। साम्यवाद की विशेषता होती है सेंट्रलाइज्ड, है ना। तो एक केंद्रीकृत, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक व्यवस्था बनाई। कृषि, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस और अन्य कारोबार को मिलाकर एक ग्रुप बनाया। इस औद्योगिकरण का नतीजा यह हुआ कि खेत किसानों की निजी संपत्ति ना रह करके वो क्या हो गई? राष्ट्र की संपत्ति बन गई, है ना। यानी कि पूरा जोड़ शोर से साम्यवाद का, एक तरह से साम्यवादी विचारधारा का रूस क्या कर रहा है? प्रसार कर रहा है, फैला रहा है। और अब ध्यान देना है, इसके अपोजिट अमेरिका में पूंजीवादी विचारधारा और पश्चिमी यूरोपीय देशों में पूंजीवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा है। वो लोग चाहते हैं कि विश्व में पूंजीवाद ज्यादा से ज्यादा फैले, जबकि रूस चाहता है, सोवियत संघ चाहता है कि साम्यवाद का ज्यादा से ज्यादा फैलाव हो। बात समझ में आ गया? यानी कि आप देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 में शुरू हुआ, उससे पहले विश्व में पूंजीवाद और साम्यवाद को लेकर के कहीं ना कहीं मनमुटाव अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चल रहा है।
लेकिन क्या होता है, आप जैसे जानते हैं, नाजीवादी शक्ति और फांसीवादी शक्ति यानी मुसोलिनी और हिटलर के वजह से विश्व में जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाती है। और जैसे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा, ये द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच चला था। और जैसे युद्ध शुरू होता है, पूरा विश्व दो भागों में बंट जाता है, दो गुट में बंट जाता है। एक गुट को धुरी गुट के नाम से जानते हैं, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान जैसी शक्तियां, और दूसरे गुट में मित्र देश के रूप में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ सीमा तक चीन भी शामिल रहता है। तो यहां आपको एक नया चीज क्या देखने को मिला कि विचारधारा के आधार पर 1939 से पहले अमेरिका और सोवियत संघ में टकराव चल रहा था, लेकिन जैसे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, ये दोनों शक्ति जो है, आप देखिए, सोवियत संघ भी और अमेरिका भी क्या होते हैं, एक मंच पे इकट्ठे खड़े हो जाते हैं कि चलो हम भाई भाई हैं, हम लोग को मिल करके ये नाजीवादी, फांसीवादी यानी गैर लोकतांत्रिक शक्ति से हम लोग को लड़ना है। और युद्ध क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस युद्ध का अंत जो होता है वो काफी ही पूरे विश्व को एक नई दुनिया में ले जाता है, और उस नई दुनिया का नाम है परमाणु युग। और परमाणु युग में अमेरिका के द्वारा जापान पर किए गए परमाणु परीक्षण ने विश्व को परमाणु युग में धकेल दिया। ऐसा आप जानते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पर दो परमाणु अटैक अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को किया गया। ध्यान दीजिएगा, इस परमाणु विस्फोट के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हो जाता है, लेकिन अब यहीं से बात आपको समझना है। अभी तक आप यह बात क्लियर समझ गए होंगे कि 1939 के पहले अमेरिका और सोवियत संघ में विचारधारा के आधार पर क्या चल रहा है, टकराव चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि ये दोनों जो विचारधारा के हिसाब से अपोजिट कंट्री है, दोनों एक मंच पे आते हैं और इकट्ठे युद्ध लड़ रहे होते हैं। यहां पर जैसे अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया, बम गिरा जापान पर, झटका लगता है रूस को। क्यों लगता है? क्योंकि अमेरिका ने इस बात को छुपा कर रखा था। और युद्ध के दौरान बहुत ऐसी कुछ घटनाएं भी घटित होती है, जैसे जब रसिया पर संकट आता है तो द्वितीय मोर्चा खोलना, इस सब के हम पीछे हम नहीं ले जाएंगे आपको, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिससे रूस को शक होता है कि इस युद्ध के माध्यम से भले हम साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका हमको बर्बाद करना चाहता है। लेकिन जैसे ही अमेरिका जापान पर बम गिराता है, रूस का आंख खुला का खुला रह जाता है। मान लिया गया, आपको हम एक साधारण एग्जांपल से समझाएं, आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो गया, आपका रूम पार्टनर के साथ, आपका रूम पार्टनर कहीं गया मार्केट में, उसका किसी और के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, तो वो आया और आपको बुला के ले गया। लेकिन यहां ध्यान देना है, रूम पार्टनर का आपके साथ भी अच्छा रिलेशन नहीं है, बस वो रूम पार्टनर है, वो भी पढ़ने आया, आप भी पढ़ने आए हैं, लेकिन उसका, आप जैसे पढ़ने बैठते हैं तो फोन पे बात करता है, तो आप उसको समझा रहे हो, नहीं समझ रहा है, जिसकी वजह से आप में टकराव है। आप सुबह आपको खाना बनाना है, शाम में पार्टनरवा को खाना बनाना है, तो आप सुबह में खाना तो टाइम पे बना दे रहे हैं, और शाम में उसका खाना बनाने का टाइम आ रहा है तो कह रहा है जब मन करी तब बनाए। तो क्या आप दोनों में तो दुश्मनी चल रहा है? लेकिन जैसे पार्टनरवा पर आपके अटैक होता है, पार्टनरवा आपको लेके जाता है, और वहां जब बातचीत बहुत ज्यादा फैल जाती है तो पार्टनरवा पॉकेट से पिस्टल निकाल करके विपक्षी को भिड़ा देता है। आप पर क्या गुजरेगा? क्या गुजरेगा? यही नहीं गुजरेगा, रे तुम्हारे पास पिस्टल था तो हमको बताया क्यों नहीं? और दूसरी बात ये, तुम पिस्टल रखा था किसके लिए? झगड़ा तो मेरा तुम्हारे साथ चल रहा था विचारधारा के आधार पे। सेम चीज आपको देखने को मिलेगा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। जैसे ही अमेरिका ने जापान पर बम गिराया, रसिया का क्वेश्चन था, तुम्हारे पास एटम बम था, बताया क्यों नहीं? और तुम रखा किसके लिए था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जैसे अंत होता है, वहीं से विचारधारा के आधार पर फिर से विश्व एक ऐसे युद्ध में झोंका जाता है जो 1991 तक चला। चूंकि यह युद्ध गोला बम बारूद से नहीं लड़ा गया था, यह युद्ध प्रचार से, कलम से, पेपर से, रेडियो से, टीवी से, इस माध्यम से लड़ा गया था। इसलिए इस युद्ध को नाम दिया गया शीत युद्ध। क्या नाम दिया गया? शीत युद्ध नाम दिया गया। यानी शीत युद्ध के दौरान फिर से विश्व देखिएगा आपको दो भाग में बंट जाता है, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। यानी अमेरिका चाहता है, अब क्लियर हो गया, विचारधारा के आधार पर यह युद्ध चलेगा।
किस आधार पे चलेगा? विचारधारा। यानी अमेरिका का विचारधारा कौन सा है? पूंजीवाद। और सोवियत संघ का विचारधारा कौन है? साम्यवाद। तो ये चाहेगा मेरा विस्तार ज्यादा से ज्यादा हो, ये चाहेगा मेरा विस्तार ज्यादा से ज्यादा हो, है ना। तो इस तरीका से विश्व एक नए युद्ध में फिर से घिर गया जिसका नाम है शीत युद्ध। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आता है। इस शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के पास चूंकि परमाणु बम था, रसिया ने भी 1949 में परमाणु परीक्षण कर लिया। उसने भी कहा कि मैं पीछे क्यों रहूं, मतलब इससे मैं कतई कहीं से कमजोर नहीं रहूंगा। तो रूस ने भी परमाणु परीक्षण अगले साल 4 साल के अंदर 49 में कर लिया, ठीक है। और इस तरीका से विश्व में शुरू होता है कोल्ड वॉर। अब ध्यान दीजिएगा, इस शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और उसके आश्रित देशों यानी पूर्वी यूरोपीय, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी यूरोप के जो देश है ना वो ज्यादातर रसिया के पक्षधर, अब पश्चिमी यूरोप वाले ज्यादातर अगर नक्शा के हिसाब से देखिएगा तो वो अमेरिका के पक्षधर यानी पूंजीवाद विचारधारा के पक्षधर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से शुरू होता है। अब अमेरिका चाहा कि हम अपनी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने के लिए उसने सैन्य संगठन बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका को कहीं ना कहीं यह शक था कि रसिया अकेले उस पर भारी पड़ सकता है। बात समझिएगा मेरा, क्योंकि चाइना भी कहीं ना कहीं विचारधारात्मक आधार पे तो साम्यवादी देश है, ठीक है। और दूसरी चीज अब देखिए, चाइना एशिया में आता है और रसिया जो है यूरेशिया में आता है, मतलब उसका कुछ पार्ट आपको यूरोप में है और कुछ पार्ट एशिया में है। यानी एशिया को कंट्रोल यदि करना है तो अमेरिका को पावरफुल होना पड़ेगा, नहीं तो इसका कंट्रोलर कौन हो जाएगा? चीन होगा या रूस होगा या भारत भी हो सकता है। यह बात समझिएगा यहां पे। तो अमेरिका ने अपनी विदेश नीति में एक नया मोड़ देता है, वो एक सैन्य संगठन बनाता है और कहता है कि सैन्य संगठन में जो भी देश शामिल होंगे, यदि उस पर कोई तीसरा देश अटैक करता है तो यह माना जाएगा कि पूरा नाटो पर अटैक हुआ है। मतलब उस सैन्य संगठन का नाम क्या है? नाटो है। तो ये पूरे नाटो पर अटैक हुआ और पूरे नाटो के सदस्य देश मिलकर उस पर अटैक करेंगे। तो इस तरीका से अमेरिका ने सैन्य संगठन बनाया। तो फिर रसिया का चलो तुम बना लोगे तो हम भी बना लेंगे। तो रसिया ने भी जो है उसने भी बनाया वार्सा पैक्ट। रूस ने क्या बनाया? वार्सा संधि, ठीक है। उसने भी, यह भी एक सैनिक संगठन है। ये किसके द्वारा बना? रूस के द्वारा, यानी सोवियत संघ के द्वारा बन रहा है, ठीक है। तो वो भी इस तरीका से आप देख रहे हैं शीत युद्ध काल में अपने आप को हर ग्रुप, हर गुट मजबूत करने का और अपने विचारधारा का प्रचार और प्रसार करने का प्रयास कर रहा है। इस क्रम में ध्यान दीजिएगा क्या होता है। हां, यहां पे आते हैं हम लोग। 11 मार्च 1985 को रूस के जो थे गोरबाचोव ने सोवियत संघ के नेतृत्व ग्रहण किया। गोरबाचोव सत्ता में आते हैं। इसी के साथ सोवियत साम्यवादी इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होता है। कारण यह है कि ये जो गोरबाचोव जो हैं वो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि उन्होंने कहीं ना कहीं विचारधारा आधारित जो रूस चल रहा था शासन व्यवस्था, उसको उन्होंने त्याग कर दिया। मतलब उन्होंने लोकतंत्र पर बल देना शुरू किया। उन्होंने जो है प्राइवेटाइजेशन को बहुत हद तक अपनाना शुरू किया, जिसके वजह से क्या होता है, सोवियत संघ में एक तरह का विघटनकारी शक्ति जो है सक्रिय हो जाती है, ठीक है। यानी कि 11 मार्च 1985 को गोरबाचोव ने सोवियत संघ के नेतृत्व ग्रहण किया और इसी के साथ सोवियत साम्यवादी इतिहास के एक नया अध्याय शुरू हुआ। मिखाइल गोरबाचोव ने रूस की आर्थिक दशा में सुधार किया, साम्यवाद को सकारात्मक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए अपनी विशिष्ट नीतियों की घोषणा की, जिसे आप लोग जानते हैं प्रेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्त कहा जाता है। माना जाता है गोरबाचोव की इन्हीं नीतियों ने सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया को पूरा किया। गोरबाचोव की नीति के कारण सोवियत संघ की केंद्रीय सत्ता जो है कमजोर पड़ने लगी। नतीजतन सोवियत संघ में केंद्र के विरुद्ध संघर्ष करने वाली शक्तियों के हौसले बढ़ने लगे। गोरबाचोव की तथाकथित जनतांत्रिक नीतियों ने गणराज्यों के सोवियत संघ से अलग होने को मान्यता दे दी, यानी खुलापन, स्वतंत्रता, इस तरह का मान्यता उन्होंने जब दे दिया तो गोरबाचोव की नीतियों की वजह से देखते ही देखते एक के बाद एक करके सोवियत गणराज्य के बहुत जो देश थे एकजुट हुए थे 1922 में, वो क्या होने लगे? स्वतंत्र होने लगे और सोवियत संघ का विघटन हो गया। 19 अगस्त 1991 को सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति गोरबाचोव को अपदस्थ कर दिए जाने के बाद 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर विघटित हो गया। विघटन की घोषणा
विघटन की घोषणा से सोवियत संघ के भूतपूर्व गणराज्यों को स्वतंत्र मान लिया गया। जैसे विघटित हो गया उसको मान लिया गया कि बाकी जो भी देश इसमें एकजुट हुए थे वे सभी, यानी कि सोवियत संघ क्या होने लगा, टूटने लगा। और वहीं 1991 में सोवियत संघ से टूट के 15 देश बनता है। ठीक है, 1988 में सोवियत संघ के विघटन के शुरू होने के बाद सबसे पहले एस्टोनिया ने खुद को स्वायत्त घोषित किया, एस्टोनिया देश का नाम हुआ। इसके बाद लिथुआनिया ने खुद को सोवियत से बाहर करने का ऐलान किया। कुछ समय बाद लातविया भी सोवियत संघ से अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यूएसएसआर में मची इस टूट के दौरान अजरबैजान, अर्मेनिया आजाद होने वाले अगले राष्ट्र बने। 1991 के अंत तक बेलारूस और यूक्रेन भी सोवियत संघ से क्या हो गया, आजाद हो गया। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान उन आखिरी देशों में था जिन्होंने 1992 में संघ की सदस्यता को छोड़ने का फैसला लिया। इसके अलावा जॉर्जिया, मोल्दोवा आदि अलग गणतंत्र बने, यानी सोवियत संघ के कुल 15 देश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिए। अब ध्यान दीजिए यहीं से, यानी अभी तक आप समझ गए कि यूक्रेन सोवियत संघ का पार्ट था, 1991 में वो सोवियत संघ से अलग हो गया। अब जैसे ही यूक्रेन सोवियत संघ से अलग होता है, अब सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश को रूस कहा जाता है। ठीक है, यानी रूस से जैसे सोवियत संघ से वो अलग हुआ, उसके बीच तनाव शुरू हो जाता है और इस तनाव का माना जाता है शिलान्यास 2013 से होता है। कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव या विवाद का वध 2013 के नवंबर में उस समय शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को उनके ही देश की राजधानी कीव में अमेरिका, ब्रिटेन की समर्थित प्रदर्शनकारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मतलब ध्यान दीजिएगा, यूक्रेन को आप ऐसे समझिए, जो यूक्रेन पश्चिमी साइड है उस पर जो है पूंजीवादी देशों का वर्चस्व बढ़ने लगा, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इस तरह के देशों का वर्चस्व बढ़ने लगा। जबकि पूर्वी देश, यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है उस पर जो है कहीं ना कहीं अभी भी रूस का प्रभाव बना रहा, क्योंकि वहां के लोग चाहते थे कि हम रूसी विचारधारा से मेल खाता है, हमारा कल्चर वैसा ही है, तो हम फिर उसी के पक्ष में रहेंगे। तो यानी आप देख रहे हैं यूक्रेन जो है दो भाग में बढ़ता है, पूर्वी यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन। अब पश्चिमी यूक्रेन में वहां के जो अमेरिका और क्या बोलते हैं बाकी अन्य पूंजीवादी देशों के समर्थक थे, कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करके वहां के लोगों को उकसाया और पूर्वी यूक्रेन के लोगों के साथ या सरकार के साथ कहीं ना कहीं मतभेद बढ़ाना अमेरिका ने शुरुआत कर दिया। ठीक है, अब यह सब जब देख रहा था रूस, तो कैसे बर्दाश्त करता है ना। तो यूक्रेन में अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थक प्रदर्शनकारियों के भारी विरोध के कारण वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब देश छोड़ के शासक भाग गया और इधर अमेरिका और ब्रिटेन समर्थित लोगों ने वहां विरोध कर दिया, तो सबसे पहले क्या किया कि यूक्रेन का जो क्या बोलते हैं नीचे वाला हिस्सा है उस पर रूस ने अधिकार कर लिया। ठीक है, क्रीमिया बोलते हैं। इससे नाराज होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया है, नक्शा में देखिएगा तो नीचे क्रीमिया है, उसी पर 2014 में कब्जा कर लिया। तो एक तरह से ये खुलेआम चुनौती मिल गया, यूक्रेन को भी मिला और पश्चिमी यूक्रेन के समर्थित जो भी देश थे उनको मिला कि देख भाई, हमने अपना कब्जा इस पर कर लिया, क्रीमिया पर हमने कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। उसके बाद रूस हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और जो लोग इस विचारधारा के समर्थक थे कि हमें रूस में मिलना चाहिए, वैसे लोगों को रूस ने प्रश्रय देना शुरू किया। जब वैसे लोगों को रूस ने प्रश्रय देना शुरू किया तो आप समझ सकते हैं कि स्वाभाविक है कि पश्चिमी यूक्रेन जो अमेरिका समर्थित लोग थे उन लोगों ने भी उनका विरोध करना शुरू कर दिया। तो आप एक नक्शा हम दिखाते हैं आपको, देखिएगा, यही है क्रीमिया, इसी पर 2014 में अधिकार कर लिया और उसके बाद ये रूस वाला पार्ट है और ये है लुहांस्क, है ना, और ये इस एरिया पर रूस का बहुत ज्यादा वर्चस्व बढ़ने लगा, इसी एरिया पर, यहां पे देखिएगा। ठीक है, तो जैसे ही यहां पे आप देख रहे हैं कि 2014 में क्या हुआ, रूस ने क्या किया है ना, यूक्रेन के जो क्रीमिया है उस पर कब्जा कर लेता है। 2014 के बाद रूस और यूक्रेन में लगातार तनाव जारी रहा।
इन दोनों देशों के टकराव को रोकने और शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति और संघर्ष विराम का समझौता भी करा दिया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 2014 के बाद रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेनी सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष शुरू हो गया। यही डोनबास प्रांत आपको हम बता रहे थे, ये एरिया, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे एकदम से संघर्ष शुरू हो जाता है। अमेरिका के समर्थन मिलने के बाद अब क्या हुआ कि अमेरिका जो है यूक्रेन को समर्थन दे रहा है कि ठीक है, अगर रूस समर्थित लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं तो तुम उसका सफाया करो, है ना। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे वो कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रति अपनी चाहत दिखा रहे थे और उन्हें मन में यह भी भय है कि कहीं हम पर रूस अटैक कर दिया तो हम अलग थलग पड़ जाएंगे, तो वो यह भी चाह रहे थे कि वो नाटो में शामिल हो जाएं। यहां एक बात आपको ध्यान देना है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद रूस ने अपना जो सैनिक संगठन वार्सा पैक्ट बनाया तो उसको समाप्त कर दिया, लेकिन अमेरिका ने जो नाटो बनाया उसको समाप्त नहीं किया। और यह बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि उसने इसको समाप्त क्यों नहीं किया, क्योंकि वह इसी बहाने पूरे विश्व पर दादागिरी करना चाहता है। सीधा सा बात है, वो जानता है कि नाटो बना रहेगा तो विचारधारात्मक आधार पे इसके जितने सदस्य होंगे वो हमारे समर्थन में रहेंगे, और ये देश, ये जितने नाटो के सदस्य देश हैं, अगर विचारधारात्मक आधार पे किसी अपोजिट वाले का विरोध करेंगे तो उसका कोई समर्थन नहीं करेगा और धीरे धीरे पूरे विश्व पर अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। इस उद्देश्य से अमेरिका ने नाटो को बनाए रखा। और जैसे ही यूक्रेन पर रसियाई संकट बढ़ने लगा, वैसे यूक्रेन ने सोचा कि भाई मुझे भी नाटो का सदस्य बना लो, है ना। और अमेरिका की भी चाहत है और भी कई कारणों से चाहता है। अमेरिका और रूस शुरू से दुश्मन है, इस बात को आप मान के चलिएगा, ठीक है। माना जाता है कि इस डोनबास प्रांत में रूस समर्थक यूक्रेन विरोधी अलगाववादी आबादी रहती है और यूक्रेन की इस कार्रवाई का नतीजा यह रहा, ठीक है। तो वही डोनबास वाला जो एरिया आपको दिखाए हैं, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो रसिया समर्थक है और वहां पर यूक्रेनी सेना घुस करके वैसे लोगों को दबाने का प्रयास कर दी। अब जब वैसे लोगों को दबाएगी तो फिर स्वाभाविक है कि रूस इंटरफेयर करेगा, और रूस ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और खुलेआम युद्ध क्या हो जाता है कि रूस से शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद खुद को मजबूत करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको सब बता दिया, अब ध्यान दीजिए, तो आपको पॉलिटिकली कुछ बातें समझ में आ गई होगी कि यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अलग हो गया। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सों पर अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ, वहीं पूर्वी हिस्सों पर रसिया ने अपना एक तरह से विचारधारात्मक आधार पर वर्चस्व स्थापित रखा। सबसे बड़ी बात है कि वहां के जो पूर्वी यूक्रेन के लोग हैं वो रसिया समर्थक हैं, है ना। तो इन सब वजहों से जब यूक्रेन उनका विरोध करना चाहा तो रसिया ने क्या किया, हस्तक्षेप करके उसको युद्ध रूप में परिणत कर दिया है। लेकिन यहां दो चार बातें और हैं। अमेरिका एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित रखना चाहता है, तो एशिया में प्रभुत्व स्थापित रखने के लिए उसको रूस और चीन और भारत, इन तीनों के बीच उसको बैलेंस ऑफ पावर करना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, और ये तीनों देश के साथ कितना भी अच्छा रिलेशन हो जाए फिर भी उसको छोड़ेगा नहीं, घेर के रखेगा। क्या करेगा, उसको घेर के रखेगा कि कहीं कोई अटर पटर किया तो अगल बगल के आसपास के देश मेरे समर्थन में रहेंगे और हम उसका आसानी से सफाया कर देंगे, ठीक है। तो शुरू से ये रहा। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, जो यूक्रेन देश है वहां माना जाता है प्राकृतिक गैस का काफी भंडार है, खासकर क्रीमिया वाले क्षेत्र में, है ना, और उस पर अमेरिका अपना वर्चस्व चाहता है। देखिए, मेन लड़ाई आज राजनीतिक नहीं है, आर्थिक लड़ाई है, आर्थिक लड़ाई है। इस आर्थिक व्यू से भी हमको इकोनॉमिक व्यू से देखना होगा कि उसके प्राकृतिक गैस पे अमेरिका का नजर है, तो अमेरिका को उसका लाभ कम मिलेगा जब वह यूक्रेन पर अपना वर्चस्व स्थापित रखेगा। और रसिया चाहेगा क्या, उसको नहीं होने देगा। दूसरी चीज, पिछले जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें यह आरोप लगा, अमेरिका ने आरोप रसिया पर लगाया कि आपने हमारे चुनाव में काफी धांधली किया है, मतलब सत्ता को अपने हिसाब से मोड़ने का प्रयास किया है, जासूसी किया है, बहुत ऐसा काम किया है। तीसरा यह भी माना जाता है, जो अफगानिस्तान में कुछ दिन पहले संकट आया था उसमें रसिया ने जानबूझकर अमेरिकी सेना को मरवाने का काम किया है। तो इन सब वजहों से अमेरिका और रूस के बीच तो मतभेद है ना, और उसमें यूक्रेन किया हुआ ताजा एक विवाद हो गया, तो ये सब दोनों आपस में मिल गए।
अब रही बात, यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके सामने में आया होगा कि सर यदि यूक्रेन को अमेरिका इतना प्रश्रय दे रहा है, प्रश्रय दिया, तो फिर उसका साथ क्यों नहीं दे रहा है? यही तो हम लोग को समझना है अमेरिकी विदेश नीति को, यही तो चीज समझना है कि उसका जब तक नेशनल इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेगा, राष्ट्रहित अलाउ नहीं करेगा, वो साथ नहीं देगा। वो जानता है कि यदि हम यूक्रेन के पक्ष में खड़े हो गए तो रसिया के पक्ष में हो सकता है चाइना खड़ा हो जाए, हो सकता है भारत खड़ा हो जाए, क्योंकि अमेरिका कभी भी याद रखिएगा भारत को शक की नजर से देखता है। भारत अपना कलेजा भी निकाल के दे देगा ना अमेरिका को, तो अमेरिका भारत का नहीं होने वाला है। और ऐसे भी भारत को क्या कदम उठाना चाहिए, हम अपना विचार नहीं देंगे, लेकिन हम कुछ बातें आपको बताएंगे। ध्यान दिया जाए 1962 में जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुए, उस युद्ध के नतीजे को देखने के बाद, जो भारत और चीन का 62 भी युद्ध हुआ था, तो उसमें नो डाउट भारत को काफी अपना क्षेत्र खोना पड़ा और एक शर्म का बात रहा कि भारत उस युद्ध में परास्त हो गया। इससे पाकिस्तान का मनोबल काफी बढ़ गया, समझे। तो 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के नतीजों को देखने के बाद पाकिस्तान को लगने लगा था कि वह सैन्य ताकत से कश्मीर की समस्या का हल कर सकता है। उसी दौर में अमेरिका ने पाकिस्तान को फाइटर एयरक्राफ्ट, पैटर्न टैंक, सेवर जेट, यूनिवर्सल मशीन गन, एमआई राइफल, मोटरार, यानी कई तरह के हथियार से लैस कर दिया अमेरिका ने पाकिस्तान को। और उसी के हथियार से 1965 का युद्ध पाकिस्तान ने लड़ा था। ठीक है, अमेरिका से मिली इसी सैन्य मदद से पाकिस्तान की हिम्मत को बढ़ावा दिया था। पाकिस्तान को यह लगने लगा था कि उसकी सैन्य ताकत अब भारत से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है। अब देखिए, डायरेक्ट वो नहीं है 1965 की युद्ध में, हम ये नहीं कहेंगे कि अमेरिका डायरेक्ट हस्तक्षेप किया, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन कंट्री भी है और वो हथियारों का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है, विक्रेता देश है। अब विश्व में शांति रहेगा तो उसका हथियार बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो वैसे भी चाहता है खुटपुट छुटपुट संघर्ष होता रहे ताकि उसका हथियार बिकता रहे। तो इसीलिए उसने पाकिस्तान को भारत का भय दिखा करके पूरे पाकिस्तान को क्या किया, हथियारों से लैस कर दिया। उसके बाद जो नतीजा हुआ वो तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। 1971 के युद्ध, ये काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है। अगर इस युद्ध को समझिएगा तभी आज आपको भारत की स्थिति समझ में आएगी। भारत पाक युद्ध के दौरान जब 1971 का युद्ध शुरू हुआ था, तो उस दौरान एक समय ऐसा भी आया जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आ गया था। अमेरिका ने जापान के करीब तैनात अपनी नौसेना के 7वें बेड़े को पाकिस्तान की मदद करने के लिए बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया। पाकिस्तान का मदद करने के लिए अपने 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी यानी भारत के बॉर्डर पर ला दिया था, है ना, भेज दिया था। इसके पीछे का कारण अब जो भी ये बताया जाता है, 1971 के समय अमेरिका ये थे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के भारत की ओर बढ़ने की खबर के बाद भारत ने रूस यानी उस समय सोवियत संघ से मदद मांगी थी। युद्ध शुरू होने के कुछ ही महीने पहले ही भारत ने रूस के साथ सोवियत भारत शांति मैत्री और सहयोग संधि की थी। अमेरिकी नौसेना को बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ता देखकर रूस ने भारत की मदद के लिए अपनी परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी और विध्वंसक जहाज को प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर भेज दिया। सच्चा दोस्ती, विश्वसनीय मित्र। ध्यान दीजिएगा कौन है कि जब उसने अपनी 7वीं बेड़ा को बंगाल की खाड़ी में उतारा तो रूस ने भी परमाणु शक्ति से संपन्न, है ना, प्रशांत महासागर से क्या कहा, हिंद महासागर की ओर भेज दिया कि तू अगर पाकिस्तान की ओर से लड़ेगा तो हम भी भारत की ओर से लड़ेंगे। तब जाके अमेरिका का हिम्मत टूटा था, वरना उस समय 1971 का भारत पाक युद्ध भी कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध का आमंत्रण पत्र था। लेकिन उस समय बुद्धिजीविता के साथ दोनों देशों ने काम लिया और विश्व जो है तृतीय विश्व युद्ध के खतरा से बच गया। ठीक है, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि यूक्रेन संकट पर हमें डायरेक्टली किसी का पक्ष लेना चाहिए। कहीं ना कहीं विश्व जो है, भारत जो है विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास करता है। हम लोग शांति के लिए सारा काम करते हैं। हमारे देश के संविधान के नीति निर्देशक तत्व में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा हो, दो देशों के बीच में जब भी तनाव हो तो उसमें शांति के साथ वार्ता करवाने का प्रयास करेंगे। इस भावना का आदर करेंगे, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो हमें रसिया का पक्ष लेना चाहिए। क्लियर है। और ऐसे भी ध्यान दीजिएगा, अगर रूस और यूक्रेन के बीच जो ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं नहीं टिकेगा, यूक्रेन कहीं नहीं टिकेगा। आज से कल में देखिएगा उसको अपना हाथ खड़ा करना है, सिलेंडर बोलना है, और उस जैसा कि रूस ने डिमांड किया है
कि हम वहां के सेना अध्यक्ष से बात करना चाहते हैं, वहां के राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं है, हम सेना अध्यक्ष से बात करेंगे, अगर वो तैयार हो जाते हैं तो फिर सारा मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि जिस अमेरिका के बहकावे में आकर यूक्रेन ने इतना बड़ा कदम उठा दिया, आज वो अमेरिका उसका साथ नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से हम लोगों को भी, हमारे देश के नेताओं को भी सबक लेनी चाहिए कि सच्चा दोस्त और दुश्मन कौन है, इसका परख हो। क्योंकि विपत्ति काल में ही पता चलता है कि अपना सही दोस्त और सही दुश्मन कौन है ना। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ना केवल वर्तमान यूक्रेन में जो समस्या खड़ी वो समझ में आई, बल्कि एक रूस का पृष्ठभूमि, अमेरिका का इतिहास और भारत की भी अपना एक महत्व, सब कुछ हम समझाने का प्रयास किए हैं और बताने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो काफी पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि एक जो नहीं पढ़ा लिखा लोग है वो लोग भी सच्चाई से रूबरू होकर के अपना एक विचार बना सके। तथाकथित थोपे गए विचार के आधार पर दुनिया को देखने से अच्छा है कि आप अपने द्वारा बनाए गए विचार के आधार पर दुनिया को देखिए और समझिए। जय हिंद, जय भारत।